सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए आइए, आज हम क्लास 9 का एक और लेक्चर आपके बीच लेकर आ चुके हैं। कल हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी बच्चा आप में से कोई बताएगा कि कल हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, कमेंट करके आप बताएं। हमने लास्ट वाले जो लेक्चर में पढ़ा था, सबसे पहले पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा था? हमने इसके बाद ये जाना था कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर करना सीखा था। अंतर 5 पॉइंट सीखे थे। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेगा कि ठोस, द्रव और गैस के गुण बताओ या विशेषताएं बताओ, या इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से घुमा के पूछ लेगा, ठोस, द्रव तथा गैस में तुलना करो। यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। आप तैयार होने चाहिए हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आपको करना क्या है, इन पॉइंट पर अच्छे से कमेंट बना लो। एक एक समझा के पॉइंट आपको बताते हुए चल रहे हैं। अच्छे से इन पर कमेंट आपकी हो जाएगी, फिर चाहे क्वेश्चन 1000 तरीके से पूछा जाए, आप उसका आंसर दे लेंगे। चलिए आइए, पहले तो हम कल जो इस 5 पॉइंट हमने पढ़ रखे थे, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस में जो हम अंतर कर रहे थे उसके हमने कल 5 पॉइंट पढ़ रखे थे। वो 5 पॉइंट हमारे कौन से हैं वो एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। फिर आगे नए पॉइंट आज हम सीखेंगे। तो कल सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? आकार। क्या था? आकार। यानी कि हमने सीखा था ठोस का आकार कैसा होता है, द्रव का आकार कैसा होता है, गैस का आकार कैसा होता है। हमने जाना था ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव का कैसा होता है? अनिश्चित होता है। यही सीखा था हमने कल, आपको प्रैक्टिकल के माध्यम में बता दिए थे। यानी कि कल हमने ठोस, द्रव और गैस में आकार का पहला पॉइंट बात की थी कि तीनों के आकार कैसे होते हैं। पानी के माध्यम से भी बताया था कि बोतल के अंदर पानी है तो बोतल के जैसा आकार है, और जैसे बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के जैसा आकार ले लेगा। यानी कि आकार चेंज हो रहा था द्रव का, ऐसे गैस का भी आकार चेंज हो रहा था, लेकिन ठोस का आकार चेंज नहीं हो रहा था, निश्चित था। फिर हमने क्या सीखा था? आयतन। आयतन ठोस का निश्चित होता है, हमने आपको बताया था। द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। लेकिन गैस का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। यानी कि फिर हमने ये भी सीखा था कि ठोस में आकार और आयतन कैसे थे? निश्चित थे। ठोस में आकार और आयतन निश्चित थे, गैस में आयतन और आकार अनिश्चित थे। द्रव में आकार अनिश्चित था लेकिन आयतन निश्चित था, ये जाना था। फिर तीसरा पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट हो गया हमारा कौन सा? आकार। दूसरा आयतन में जाना था। तीसरा घनत्व के बारे में जाना था। ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा, द्रव का घनत्व ठोस से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, और इसका गैस का तो घनत्व बहुत कम ही था। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट जाना था। हमने आपको कल बता भी दिया था घनत्व अगर जैसे आपके दिमाग में भूल जाओ, अब बॉक्स बना लेना, सेम 3 बॉक्स बना लेना। फिर देखना पहले बॉक्स में जो ठोस वाला बॉक्स है उसमें ठोस के कितने कण आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कण आएंगे, मतलब ठोस का घनत्व क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। द्रव का आप बॉक्स बना लेना, द्रव के बॉक्स में ठोस से तो कम आएंगे लेकिन गैस के कणों से ज्यादा आएंगे, गैस के कणों से ज्यादा कण आएंगे। तो यानी कि ठोस का जो, द्रव का जो घनत्व होगा वो ठोस से तो कम होगा लेकिन गैस से ज्यादा होगा। ऐसे आप गैस का बॉक्स बना लेंगे, उसमें गैस के कण भरेंगे, गैस के कण कम भरे होंगे तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे गैस का घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। फिर हमने क्या सीखा था? ठोस तरल होते हैं, मतलब ठोस तरल नहीं होते, मतलब ये बह नहीं सकते हैं। द्रव और गैस तरल होते हैं इसलिए ये बह सकते हैं। ठोस को गर्म करने पर ये फैलते हैं, ठोस को गर्म करने पर ये फैलते हैं, लेकिन द्रव उससे ज्यादा फैलते हैं गर्म करने पर, और गैस सबसे ज्यादा फैलते हैं। ये कल 5 पॉइंट हमने सीख लिए थे। कल हमने ये 5 पॉइंट से अंतर करना सीख लिया था। इसी क्रम में आज 6 पॉइंट के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, बाकी कहीं और ध्यान नहीं रखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? ठोस का। ये था जो लिखे हम, ठोस के, द्रव और गैस। इसी क्रम में आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। ठोस क्या, आज का पहला पॉइंट क्या है? इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है। यानी कि ठोस के कणों को हम बहुत कम दबा सकते हैं। मतलब कोई भी चीज ठोस है तो उसके कणों को हम बहुत कम ही दबा सकते हैं। दबाने का मतलब है, आप देखिए बुक में आपको ये दिखेगा संपीड़न के माध्यम में,
बुक में एक शब्द यूज होगा संपीड़न, मतलब ठोस के कणों को बहुत कम संपीड़ित किया जा सकता है, बुक में ऐसा लिखा हुआ। लेकिन मैंने अपनी सरल लैंग्वेज में लिखा है इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है, मतलब कोई भी ठोस चीज होगी उसे आप बहुत कम दबा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके कण बहुत पास पास होंगे, जब कण पास पास होंगे तो वो दबेंगे ही, तो इसलिए लिखा हुआ है ठोस को हम लोग बहुत कम दबा सकते हैं। द्रव इन्हें ठोस से अधिक दबाया जा सकता है, इन्हें इसकी अपेक्षा ज्यादा दबा सकते हैं, थोड़ा एक फोर्स लगाएंगे ये दब जाएंगे। और गैस को बहुत अधिक दबाया जा सकता है, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो हम लोग दबाएंगे तो वो कण क्या होंगे, पास में आ जाएंगे। मतलब ठोस को हम लोग दबा सकते हैं, बहुत कम दबा सकते हैं, ठोस के कणों को हम बहुत कम दबा सकते हैं, द्रव के कणों को बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, लेकिन गैस के तो बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो उन्हें हम दबा दबा के पास ले आ सकते हैं। समझ में आया? छठा पॉइंट भूलेंगे नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठोस में इनका गलनांक निश्चित होता है, मतलब ये एक निश्चित ताप पर ही गलेंगे। गलनांक मतलब अभी हम लोग गलनांक के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो गलने से मतलब है, यानी कि ठोस को हम जब गलाएंगे, ठोस को हम जब गलाएंगे तो निश्चित होगा टेम्परेचर, यानी कि इनका गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। इनका क्वथनांक निश्चित होता है, क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उबलना, मतलब ये गलेंगे एक निश्चित पे। ये जैसे ठोस है, ये ठोस है, अगर हम इसे गलाएंगे, इसे गर्म करेंगे, ये गलेगा, लेकिन एक टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर पे ये गलना स्टार्ट होगा। इनका क्वथनांक निश्चित होता है, इनका क्वथनांक निश्चित होता है। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, मतलब द्रव वाली कोई भी चीज है उबलेगी एक फिक्स टेम्परेचर पे। जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, पानी को आपने गैस ऑन कर रखी है, पानी धीरे 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 हीट होगा, जैसे उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाएगा, जैसे उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाएगा, तब वो पानी उबलना स्टार्ट होता है। यानी कि कोई पानी या कोई दूध, आपने कोई भी द्रव रखा है गैस के ऊपर, आपने गैस ऑन कर दी, वो धीरे 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 गर्म होगा, गर्म होगा, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तब वो चीज उबलने लगेगी। आपको लगता है दूध ऊपर आने लगा है, दूध उबलने लगा है, दूध उबलने इसलिए लगा क्योंकि दूध का उस टाइम टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। आपने पानी गर्म किया या आप चाय बनाते हैं तो चाय उबलने लगती है, या आपका जो पानी है वो उबलने लगता है, कब, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब उबलना, ठीक है। तो ठोस का गलनांक निश्चित होता है, इसका क्वथनांक निश्चित होता है, मतलब एक निश्चित ताप पर ये उबलना स्टार्ट कर देता है। गैस, इसका क्रांतिक ताप निश्चित होता है, ठीक है, इसका क्रांतिक ताप निश्चित होता है। क्रांतिक ताप क्या होता है अभी हम लोग पढ़ने वाले, इसी के बाद जस्ट हमारी हेडिंग यही है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, ठोस का गलनांक निश्चित होता है, ठोस का गलनांक निश्चित होता है, द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, क्वथनांक मतलब उबलना, यानी कि एक निश्चित ताप पर उबलना स्टार्ट कर देना। और गैस का क्या होता है, क्रांतिक ताप निश्चित होता है। पढ़ लिया, समझ लिया, आगे चले। 8वां क्या पॉइंट, इनके अणु के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। हमने जब फिगर बनाया था तो हमने देखा था जो ठोस के कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिस कारण इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान, खाली जगह जो होती है बहुत कम होती है, खाली जगह क्या होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए लिखा हुआ इनके अणु के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके कण बहुत पास पास होते हैं। समझ में आ गया? इस ऐसे इसका लिखेंगे, इनके अणुओं के बीच खाली स्थान ठोस से कुछ अधिक होता है, इससे कुछ अधिक होता है, इससे कुछ अधिक होता है, खाली स्थान होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण थोड़े दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, ठोस के कण पास पास होते हैं, लेकिन द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस वजह से उनके बीच में क्या हो जाता है, खाली स्थान हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, इनके अणुओं के बीच खाली स्थान ठोस से कुछ अधिक होता है। इसका क्या है, इनके अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत अधिक होता है। इनके आवारा हैं कण, कोई इधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा, कोई इधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा, तो क्या इनके बीच में खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है। इनके गैस के कणों के बीच खाली स्थान कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हमने 3 चीजें पढ़ ली, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए, 6, 7 और 8। छठा पॉइंट हमने पढ़ा, फिर 7वां पढ़ा, फिर हमने 8वां पढ़ा। चलिए आइए अब 9वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं। इसके कण मुक्त मतलब फ्री रूप से विचरण नहीं कर पाते। विचरण मतलब
आना जाना, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। मतलब जो ठोस के कण है वो फ्री कहीं भी घूम नहीं सकते हैं। जो ठोस के कण है वो कहीं भी विचरण नहीं कर सकते। विचरण का मतलब आना जाना नहीं, मतलब ऐसा आ नहीं जा नहीं सकते। ठोस के कण फ्री रूप से आ जा नहीं सकते कि मन हुआ तो चले गए, मन हुआ तो आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं। ठोस के कण पास पास होते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से बांध रखते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि मन हुआ चल, एक कण का मन हुआ तो घूमने चला गया, ऐसा नहीं है, नहीं जा सकता। क्यों? दूसरा वाला उसे कस के पकड़ा हुआ है। ठोस के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पास पास है, इस वजह से ये आसानी से नहीं घूमने जा सकते हैं। मतलब आ रहा है समझ में? विचरण मतलब आना जाना, समझ में आ गया? ऐसे द्रव का देखेंगे, इसके कण मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं। मतलब इसके कण क्या है, जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन केवल पात्र की सीमाओं के अंदर ही, केवल पात्र की सीमाओं के अंदर ही। पात्र मतलब बर्तन, मतलब द्रव के कण जा आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, लेकिन कहां? केवल बर्तन की सीमा के अंदर। जैसे आपने पानी उबाला है, पानी उबाला, जैसे आपने टेम्परेचर गर्म किया, पानी को गर्म किया, तो वो जो द्रव के कण होंगे वो भागेंगे, इधर भागेगा कोई, उधर भागेगा, इधर भागेगा कोई, उधर भागेगा, लेकिन कहां? केवल बर्तन के ही अंदर भागेगा। जो बर्तन आपने बाउल रखा है उसकी जो चारों तरफ से दीवार बनी हुई है उसी के अंदर टकराएगा, उसी के अंदर रहेगा, उसी के अंदर गति करेगा। लेकिन ये क्यों बर्तन से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? विचरण कर सकते हैं द्रव के कण, विचरण कर सकते हैं मतलब आ जा सकते हैं, लेकिन कहां? केवल बर्तन की सीमाओं के अंदर, बर्तन की सीमाओं के अंदर। कोई बाउल की सीमाओं के अंदर इधर उधर, इधर उधर कहीं भी आ जा सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? आगे चले। इसके कण मुक्त रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं, यानी कि इसके कण क्या है, इसके कण कहीं भी जा सकते हैं। आ रहा है, मन हुआ तो ऊपर निकल गए, मन हुआ तो नीचे निकल गए, कहीं भी जा सकते हैं, ये फ्री छूट है। आ रहा है तो कहीं भी जा सकते हैं। आपको मजा आ रहा होगा गैस के पढ़ने में। इनके परिवार वाले थोड़े शक्तिदार हैं, द्रव के भी थोड़े ध्यान रखते हैं, लेकिन इनके परिवार वाले तो छोड़ रखा फ्री छूट। तेरा मन जहां चाह चाउमीन खा, पिज्जा खा, कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ भी पी, बस शाम को घर लौटे। ये ऐसे हैं, आ रहा है आपकी तरह, ठीक है? तो इन्हें पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि आपके दोस्त मिल गए, आपके संग साथी मिल गए, आपके रंग रूप कैसे मिल गए, तो इन्हें आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। इनसे थोड़े दुखी हो गए, है ना? चलो कोई नहीं, एक को याद करो, इनसे इनका सादा मिल जाएगा, इनका इनसे का सादा मिल जाएगा, एक को पकड़ लो आप, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, इनके कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। ये तो शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनके कणों के बीच, ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है? सर्वाधिक होता है, यानी कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा। ये तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने क्रम भी देखा था, आकर्षण बल का क्रम। ठोस में सबसे ज्यादा था, द्रव में सबसे कम था, गैस में सबसे कम था, वही लिखा हुआ है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। बताया था ना, ठोस से तो कम है, ठोस से आकर्षण बल कम है, लेकिन गैस से ज्यादा है, गैस से ज्यादा है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। इनके बीच आकर्षण बल अब आ रहा है, एक कण उधर, एक कण उधर, तो कहां आकर्षण बल होगा? आकर्षण बल नहीं होगा, यानी कि सबसे कम आकर्षण बल है ना? मजा आ रहा होगा आकर्षण इनके पॉइंट पढ़ने में। संसाथी जो मिल गए। 11 में है, ठोस कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। आपको किताब में दृढ़ भी लिखा मिलेगा। ठोस कठोर होते हैं या ठोस दृढ़ होते हैं, एक ही बात है। कठोर और दृढ़ मतलब ये कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, ठीक है? द्रव ठोस से कम कठोर होते हैं, द्रव इस ठोस से कम मजबूत होते हैं, कम कठोर होते हैं, और गैस बहुत कम कठोर होते हैं, गैस बहुत कम कठोर होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट हो गया। 12वां क्या है? ठोस में किसी का विचरण नहीं होता। देखो यहाँ पे ये विचरण था, विचरण था, विचरण था या विसरण था। हम लोगों ने इसकी परिभाषा करी। विचरण का मतलब आना जाना, विचरण का मतलब आना जाना, मतलब इसके कण कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। विचरण का मतलब हम लोगों ने भी 4th लेक्चर में पढ़ा था, विचरण की परिभाषा। विचरण क्या होता है? विचरण क्या होता है? जब दो पदार्थों के कण
आपस में स्वतः मिल जाए मिश्रण कहलाता है। पढ़ा था याद आया, मैंने क्या बताया था, दो पदार्थों के कण अपने आप स्वतः ही मिल जाए, क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एसी का गेट खोलते ही गर्म हवा का अंदर, बाहर ठंडी हवा का बाहर जाना और दोनों का आपस में मिल जाना क्या था, मिश्रण था। अगरबत्ती की सुगंध का पूरे कमरे में फैल जाना क्या था, मिश्रण था। जहां एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिल जाए, अपने आप मिल जाए, मिश्रण कहलाता है। समझ में आया? याद आ गया होगा। लिखा है ठोस में किसी का मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण मतलब घुलना, यानी कि ठोस में कोई चीज नहीं घुलेगी, ठोस में कोई भी चीज नहीं घुल पाएगी। जैसे ये ठोस है, इसके अंदर कोई चीज घुल पाएगी? हम कोई चीज घोलें, चीनी ले चीनी घोलें, घुल जाएगी? नहीं घुलेगी ना। नमक ले घोलें, नहीं घुलेगी ना। रंग कोई डाल के घोलें, घुलेगा? नहीं घुलेगा। स्याही डालें, घुलेगी? नहीं घुलेगी। यानी कि ये ठोस है, ये कैसे घुल पाएगा? तो समझ में आया क्या लिखा हुआ है? ठोस में किसी का मिश्रण नहीं होता, यानी कि कोई भी चीज ठोस में नहीं घुलेगी। द्रव में कोई ठोस चीज भी घुल जाएगी, द्रव चीज भी घुल जाएगी और गैस, तीनों का मिश्रण संभव है। यानी कि इस लाइन का मतलब समझो, कह रहा है द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण हो सकता है। यानी कि मैंने पानी ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, पानी, ये द्रव है मेरे पास, ठीक है। अब ये द्रव है, अगर हम इसके अंदर नमक डाल दें, ठोस होता है, चीनी ठोस होती है। अगर हमने इसमें नमक डाल दें या चीनी डाल दें, कोई भी ठोस चीज इसके अंदर डाल के चलाएं, घुल जाएगी। इस द्रव के अंदर कोई ठोस चीज डाल के अगर घोल दे तो घुल जाएगी ना। अपना घोला भी है तो घुल जाएगी। यानी कि द्रव के अंदर कोई ठोस डालेंगे, घुल जाएगा। द्रव के अंदर कोई ठोस डालेंगे, घुल जाएगा। द्रव के अंदर कोई द्रव डालेंगे तो घुलेगा? हाँ बिल्कुल घुलेगा। भाई आप क्या करते हो, दूध है, दूधिया वाले क्या करते हैं, 5 लीटर दूध है, कम पड़ रहा है, 250 ग्राम कम पड़ रहा है, क्या करते हैं, पानी मिला दिया। या घर में ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कम पड़ गया, थोड़ी सी चाय कम पड़ गई, दूध मिला दिया या पानी मिला दिया। यानी कि एक चीज पहले सी है, दूध था, 5 लीटर दूध था, थोड़ा सा पानी मिला दिया, 1 लीटर बना दिया। मतलब एक द्रव के अंदर दूसरा द्रव हमने घोल दिया, एक द्रव के अंदर दूसरा द्रव मिला दिया, क्या हो गया, मिश्रण हो गया। द्रव के अंदर ठोस घोल के देखा, द्रव के अंदर ठोस घुल जाएगा, द्रव के अंदर द्रव घुल जाएगा, दूध के अंदर पानी मिल जाएगा, द्रव के अंदर गैस का भी मिश्रण होता है। अब इसे समझो, हमने क्या किया, पहले द्रव के अंदर ठोस घोल के देखा, द्रव के अंदर कोई ठोस चीज डाली और घोल के देखी, हाँ घुल गई, यानी कि मिश्रण हो रहा है। फिर हमने द्रव के अंदर कोई द्रव डाल के देखा, मतलब दूध के अंदर हमने पानी मिला के देखा, मिल गया, मतलब मिश्रण हो रहा है। द्रव के अंदर अब हम क्या डालने वाले, गैस। द्रव के अंदर क्या डालने वाले, गैस। आपने देखा इससे पहले कभी? नहीं देखा होगा, याद दिला दे। आप गर्मियों में जब पेप्सी वगैरह पीते हैं, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो जल के अंदर मिली होती है। क्या मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, गैस को किसके अंदर घोल देते हैं, पानी के अंदर, द्रव के अंदर। जब आप खोलते हो ना कैप उसका, तो एक बार सीटीसी आवाज निकलती, हवा जैसी, वो इसी वजह से निकलती क्योंकि उस जल के अंदर, उस द्रव के अंदर गैस मिली हुई होती है। समझ में आया? अभी हम और आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमने क्या समझ लिया यहाँ पे, हमने ये पढ़ा द्रव के अंदर हम ठोस भी घोल सकते हैं, द्रव के अंदर द्रव भी घोल सकते हैं और द्रव के अंदर गैस भी घोल सकते हैं। समझ में आ गया? चले आगे, चले, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। गैसों में अन्य गैसों का ही मिश्रण होता है, मतलब गैसों में अन्य गैसों का ही मिश्रण होगा। गैस के अंदर कोई गैस ही घुलेगी। अब ऐसा नहीं आपने कोई गैस ले ली, उसके अंदर कोई ठोस डाल दिया, नहीं घुलेगा। कोई गैस ले ली, उसके अंदर आपने द्रव डाल दिया, नहीं घुलेगा। द्रव के अंदर गैस घुल सकता है। कोई द्रव लिया, कोई पानी, कोई लिक्विड वाली चीज ली, उसके अंदर आप गैस डालोगे, वो घुल जाएगी। लेकिन कोई गैस ले लो और उसके अंदर कोई द्रव डालो, नहीं घुलेगा। अंतर समझ रहे हो? मैंने क्या बोला, फिर से समझो। कोई पानी वाली चीज ली, कोई द्रव लिया, उसके अंदर गैस डाल रहे हैं, उसके अंदर गैस डाल रहे हैं, घुल जाएगा। क्या? घुल जाएगा। लेकिन कोई गैस लेंगे, उसके अंदर द्रव डालेंगे, नहीं घुलेगा। किसी गैस के अंदर द्रव डालने पर नहीं घुलेगा।
गैस के अंदर केवल गैस घुलती है, गैस के अंदर केवल गैस घुलती है। मतलब कोई गैस लेंगे, अब ना उसमें हम ठोस डालें चाहे द्रव डालें, घुलेगा नहीं, लेकिन गैस के अंदर जैसी गैस डालेंगे वो घुल जाएगी। समझ में आ गए? सारे पॉइंट समझ में आ गए? एक एक कायदे से समझा दिए। कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो एक बार आप पूछ लो कमेंट में, कोई भी पॉइंट ना समझ में आ रहा हो आपको इसमें से। सब विचरण का मतलब बता ही दिया, आना जाना। विसरण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के कणों में अपने आप मिल जाना विसरण कहलाता है। आकर्षण बल इससे पहले बता ही चुके, इसमें से ऐसा कोई भी, यहाँ क्रांतिक ताप लिखा हुआ है, अभी आएंगे इसके जस्ट पॉइंट खत्म हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग ही हमारी क्रांतिक ताप है, वहां बताएंगे। क्वथनांक का मतलब अभी पढ़ेंगे, गलनांक का मतलब अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी दिमाग में डाल लो गलनांक मतलब गलना, गलनांक मतलब गलना, कोई चीज गल रही है। क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब उबलना। अब इसमें से कोई ऐसा बताओ, पात्र मतलब बर्तन, पात्र मतलब बर्तन। अब इसमें से कोई ऐसा शब्द होता है जो आपको कठिन लग रहा हो, जिसका आप अर्थ ना समझ पा रहे हो, या ऐसा कोई पॉइंट जो आपके दिमाग से निकल गया हो। हमने क्या किया, ये 12 तक पॉइंट हो गए, कल 5 पढ़े थे, आज हमने 12 तक पढ़ लिए, अभी 5 और पढ़ने वाले हैं। ये 12 के 12 पॉइंट आपके यहाँ गए हैं, इस दिमाग के अंदर गए, उतार दिए मैंने। कोई इसमें डाउट किसी तरीके का नहीं ना? दिमाग में उतरे सीधे, मजा आ गया होगा? आ गया मजा? चले आइए 1 मिनट का आप रेस्ट लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार आप देख लो, चले आइए अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए हैं? 13 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी हम लोग 12 पढ़ चुके हैं, कल हमने 5 पढ़े थे, उसके आगे क्या अभी हमने पढ़े क्या? 12 हो चुके मेरे 12। अब हम लोग 13वां स्टार्ट करने जा रहे हैं, 13 को समझेंगे अच्छे से। चले आइए स्टार्ट करते हैं। 13वां पॉइंट हमारा क्या है? इनके कई सारे पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ मतलब सतह, पृष्ठ मतलब सतह। इनके बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ मतलब सरफेस। इनके बहुत सारे क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं, सरफेस होते हैं, सतह होती है। मतलब ये ठोस है, ठोस है, तो इसके सारे बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? पृष्ठ मिल रहे हैं। एक ये, 2, 1 2 3 4 5 6। मतलब ठोस, ठोस में क्या होता है? ठोस में बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, बहुत सारे सरफेस होते हैं, मतलब आप इन्हें छू सकते हैं। समझ में आया? ठोस में क्या होते हैं? बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, बहुत सारी सतह होती है, बहुत सारे सरफेस होते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे सरफेस मिलेंगे। द्रव में ऐसा नहीं होता है, द्रव में केवल एक ऊपरी पृष्ठ होता है। द्रव में एक ऊपरी पृष्ठ होता है। आपने पानी लिया, बाउल के अंदर लिया, बाउल में किसी बर्तन में लिया, तो आप केवल ऊपर की सतह तो देख पाएंगे, सतह ऊपर की तो दिखेगी आपको, एक ही सतह दिखेगी। ठोस में क्या होता था? बहुत सारी सतह थी, बहुत सारी सतह थी, लेकिन द्रव में केवल एक सतह दिखती है, वो भी कौन सी? ऊपरी सतह। तो समझ में आ गया? द्रव में केवल एक ऊपरी पृष्ठ होता है, केवल एक ही सतह होती है। गैस की कोई सतह ही नहीं होती है ना सर? आपकी कैटेगरी सब कुछ, गैस का कोई प्रश्न नहीं होता, इसकी कोई सतह ही नहीं है। आवारा है, जहां मना है वहां घूम रहा है, जहां मना है वहां सो गया, तो इसकी कोई सतह ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका कोई प्रश्न नहीं है। सबसे आसान पढ़ रहे हैं हम, आपको ये याद रखनी। चलाओ चौथा पॉइंट, चौथा क्या पॉइंट क्या है? इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है। मतलब इनका जो तल है वो समतल होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ये जैसे ठोस है, अभी ये ठोस है, इसका ये तल कैसा है? समतल है, एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट है ना? लेकिन आवश्यक नहीं है, हो सकता है कभी कभी ऐसा ऊपर नीचे हो, ठीक है? जैसे ये पानी की बोतल, अभी इसके अंदर जो पानी है उसकी बात नहीं कर रहे, इस पानी की बोतल जो अभी है वो ठोस है, ठोस है। ये क्या फ्लैट है? समतल है। ये देखो कैसी है, घूम रही है, घूमी हुई है, ये देखो गोल आकृति में है, फ्लैट नहीं, एकदम सीधी, एकदम ऐसी नहीं है फ्लैट जैसे सड़कें होती है, फ्लैट नहीं है, समतल। हो भी सकती है समतल, नहीं भी हो सकती है, तभी लिखा हुआ है इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है तल समतल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे इस केस में ये ठोस था, क्या है इसका तल? समतल है। ये तल कैसा है? समतल है, लेकिन इसका समतल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ये घुमावदार है, घुमावदार है। आपने झूला देखा होगा, झूले में देखना आपने, होता तो तल ही है, ठोस होता है, लेकिन कैसा होता है? फिसलने वाला होता है, ठीक है? जरूरी नहीं है तल समतल होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? स्थिर द्रव का तल सदैव समतल होता है। स्थिर का मतलब समझो, स्थिर मतलब रुका हुआ,
द्रव मतलब पानी। रुके हुए पानी का तल कैसा होता है? सदैव समतल होता है। कहीं भी किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में, किसी तालाब में, किसी नदी में आप देखना, जब पानी रुका हुआ तो स्थिर होता है, मतलब रुका हुआ होता है, तब उसका एकदम क्या होता है, ऊपर का सरफेस एकदम समतल होता है, एकदम बराबर लेवल का होता है। आप बाल्टी भर के रख दो, बाल्टी उठाते हो तो पानी लहरें मारता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन उस बाल्टी को रख दो 2 से 3 मिनट बाद रुक जाने दो, फिर देखना वो एकदम समतल हो जाएगा, चारों तरफ से बराबर दिखाई देगा, होता है ना। तो ये क्या है? स्थिर द्रव का, स्थिर मतलब रुके हुए तल, द्रव का तल सदैव कैसा होता है? समतल। यानी कि जब रुक जाता है, पानी रुक जाता है, तो उसका हमें जो तल मिलता है वो कैसा मिलता है? फ्लैट, एकदम चारों तरफ से समान। याद रखना। चौथा इसका क्या है? गैस का इनका कोई तल ही नहीं होता है, इनका कोई तल ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इनका कोई तल ही नहीं होता है, सीधी सी और आसान पड़ रहा है, ठीक है। इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, मतलब ठोस को हम लोग तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। ये ठोस है, इसे तोड़ तोड़ के हर यही आ जाता है, और कुछ मिलता ही नहीं है इस समय। ये आता है सामने तो इसी को बार बार, कितना फेमस है, कितनी कदर हो रही इसकी है, काम बहुत अच्छे करता है, गंदगी को मिटाता है। आपकी तरह थोड़ा ना गंदगी फैला रखा है, इधर ही डाल दिया, सो के उठ रहे हैं, बिस्तर पड़े हुए हैं, आपकी तरह गंदगी नहीं फैलाता ही। अच्छा बच्चा है, गंदगी क्यों मिटाता। और देखो अब समझाने के काम में भी आ रहा है, यानी कि आपको पढ़ा भी रहा है, हम भी पढ़ा रहे हैं और हमारा साथी भी पढ़ा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें इसके हम छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर ये हरकत दिखाएगा, साफ करना बंद कर देगा, तो इसका क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। इसके हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। सॉरी, आप पूरा मान रहे हैं। तो इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, मतलब ठोस को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। द्रव को कैसे तोड़ोगे? पानी है, तोड़ के दिखाओ, दम है तो। दूध है, द्रव है, तोड़ के दिखाओ। पेट्रोल है, द्रव है, तोड़ के दिखाओ। यानी कि हम द्रव को तोड़ ही नहीं सकते। ऐसे तोड़ोगे, ए आ मेरी मुट्ठी में, हम तो चकनाचूर करते हैं, लो पानी, और ऐसे करके दबाओ, पानी इधर उधर निकल जाएगा, चकनाचूर नहीं होगा। यानी कि हम द्रव को तोड़ ही नहीं सकते, द्रव को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अभी सुनो तो, बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ सर, मान तो गए, ये सब तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम बूंद 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 करके अलग कर देंगे। यानी कि हम इसे तोड़ तो नहीं सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन बूंदों में परिवर्तित कर सकते हैं, छोटी छोटी बूंदें बना सकते हैं। वेरी गुड। इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये नालायक है। मारने से फायदा क्या होगा, तोड़ने से फायदा क्या होगा? जैसे आप न ले, आपकी मम्मी मारे, तोड़े, कुछ भी करे, आप नहीं बदलने वाले। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, आवारागरी करनी है, घूम रहे तो घूम रहे हैं, घर के काम नहीं करने, नहीं करने, आवारा है। वैसे ये भी है, इन्हें तोड़ के भी कुछ नहीं हो सकता, इन्हें ना तोड़ा जा सकता, ना ही बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता। ये शैतान है, लेकिन इतने नहीं है, इन पर अगर थोड़ा कंट्रोल किया जाता है, ये सुधर जाते हैं। ये तो इतने हमारे हो चुके हैं, इन्हें सुधार कुछ भी करो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता और ना ही बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ रहा? चले आगे। 16वां क्या है? 16वां में कुछ नहीं, उदाहरण ही लिखने हैं, उदाहरण ही लिखने हैं। ठोस के उदाहरण क्या है? बर्फ, आप जानते हैं तो आप हजारों लिख देंगे। बर्फ ठोस होती है, लोहा ठोस है, लकड़ी ठोस है, कागज ठोस है, पत्थर ठोस है, मार्कर ठोस है, घड़ी ठोस है, टेस्टर ठोस है। अब अपने आसपास जितनी चीजें ठोस है सारे लिख देना। एग्जाम्पल कौन सा किसी पे ज्यादा? द्रव के एग्जाम्पल जल, पानी मतलब पानी 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 पानी, जैसे आप लोग दावत में सर्व करते होंगे, पानी पानी पानी। जल, दूध जो आप पीते होंगे, तेल, नहाता है कोई तेल से है, शहद, शहद तो खाया होगा, चाटा चुटी करी होगी, पारा, पेट्रोल आदि। पारा क्या होता है जानते सभी लोग? थर्मामीटर में ये यूज किया जाता है। थर्मामीटर में, डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है, कभी बीमार पड़े, भगवान करे ना कभी बीमार पड़े, लेकिन कभी बाई चांस पड़े हो, डॉक्टर ने आपको एक प्लास्टिक वो दी होगी, कहा बेटा मुंह में लगाओ, मुंह में आप जब लगाते हो तो उसी के अंदर पारा होता है, ठीक है, लीक मत जाना, ठीक है। पारा, पारा से आपका टेम्परेचर पता चल जाता है, उसी नंबर के पास पारा आपका रुक जाएगा तो पता चल जाता है कितने टेम्परेचर का आपको फीवर है, तो पारा का इस्तेमाल टेम्परेचर में होता है। पेट्रोल आदि, ये हमारे सब कैसे उदाहरण है? द्रव के उदाहरण है, मतलब ये बह सकते हैं, तरल होते हैं, बह सकते हैं, इनको दबाया भी जा सकता है। उदाहरण गैस के, वायु, वायु के कण कहीं भी जा सकते हैं, मतलब गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, मतलब ये सारे क्या हमारी गैसें हैं।
समझ में आ रहा है? हमने ठोस के एग्जांपल पढ़ लिए, द्रव के एग्जांपल पढ़ लिए और गैस के एग्जांपल पढ़ लिए। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, अभी तक हम लोग ठोस, द्रव और गैस के जो अंतर पढ़ रहे थे, उसका आज हमारा आखिरी पॉइंट है क्या? चित्रानुसार ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार, चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। आप देख रहे हैं फिगर के अंदर, ये ठोस, इसके अणु कितने पास पास हैं, इसके अणु देखो कितने पास पास मिले, इसीलिए इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है, यही सारी चीजें। अब इस इमेज को ध्यान में रखो, इस इमेज को देख लो और अब ठोस के सारे गुण पढ़ लेना, सारे इस पे फॉलो करोगे, 1 से लेके 17 तक सारे गुण पढ़ लेना, सारे फॉलो करोगे। इसका क्या है? चित्रानुसार द्रव के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, ठोस से देखो थोड़े दूर दूर है, ठोस से थोड़े दूर दूर है। ये इमेज अपने दिमाग में बना लो, द्रव के सारे पॉइंट पढ़ लेना, सब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब नहीं दिक्कत होगी, आप बस फिगर याद रखना। चित्रानुसार गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, आप देख रहे हैं एक ये एक वो ऐसे करके इधर उधर घूम रहे हैं वो, ठीक है? तो क्या है कि गैस के अणु है, समझ में आ गया? अब आपका सबसे पहले काम क्या है? ये 17 पॉइंट मैंने आपको याद करा दिए हैं। वीडियो कंप्लीट हो गई, आपने कल वाले पॉइंट 5 लिख लिए होंगे, आज वाले ये 17 कंप्लीट कर लेना। ये टोटल आपके पास 17 है, पेपर में पूछ लिए जाए, आप अपनी तरफ से ये 5 लिख के आएंगे। पेपर में अगर स्पेशली बोल दिया जाए कि 6 लिखो या 8 लिखो, अभी जैसे हुआ था लास्ट टाइम एक पेपर उसमें पूछ लिए थे 6 डायरेक्टली पूछे थे, ठोस द्रव गैस के 6 अंतर लिखिए, तब आपको वहां कंपलसरी ये 6 ही लिखने हैं। आप सारे याद रखो, आसान है, सभी 17 हैं, समझ समझ के आप याद करो, सब याद हो जाएंगे। आकार, आयतन, घनत्व, चित्र के अनुसार। और आपको स्पेशली बात बता दें, जब भी आप पेपर में लिख के आए, ये 17 वाला पॉइंट्स लिख के जरूर आएंगे। 4 अपने मन के कोई भी लिखे हो, ये वाला जरूर लिख के आओगे। इससे क्या होगा? इससे टीचर को लगेगा बच्चे ने पढ़ रखा है और अच्छे से समझ भी रखा है, और उसने जो फिगर बना रखा है ना, टीचर का दिमाग उसमें अच्छे से बनाना, ये सारे स्केल से बनाना, ये लाइन में सब स्केल से करना, ये कण आराम से अच्छे से भरना, लगे दूर से लगे कि हाँ अच्छा एक कैलकुलेशन हो सकता है। स्केच, ब्लैक स्केच हो आपके पास, उससे ही आप चारों तरफ अंडर लाइन कर लेना। और ये जो भरना, ये पेंसिल से भरना, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो जितने भी फिगर बनेंगे आपके, वो कैसे बनेंगे? पेंसिल द्वारा। 9-10 का बच्चा मैच्योर होता है, तो आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ये पेंसिल से बनाना अच्छा लगेगा। आप जब एग्जाम की कॉपी में जब करके आओगे ना ऐसा, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं देगा, लेकिन टीचर का एक कॉपी जांच करने का एक अलग ही वो तरीका हो जाएगा। टीचर देखेगा बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को लिख रखा है, तो वो अच्छे नंबर देगा आपको। अगर 19-20 की गलती भी होगी तो वो माफ कर देगा। पहले तो आप गलती करना नहीं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो गलती ना करना, अच्छे से कॉपी लिखना, अच्छे से लिखने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो इन 17 पॉइंट को रफ कॉपी पे मैंने आपको पढ़ा दिए, एक एक अच्छे से पढ़ाए। ठोस हेडिंग डालो, द्रव हेडिंग डालो, गैस हेडिंग डालो रफ कॉपी पे। ठोस के जो जो याद आते जा रहे हैं उसे लिखो, द्रव के जो याद आते जा रहे हैं उसे लिखो, गैस के जो याद आते जा रहे हैं उन्हें लिखो। सब नहीं लिख पाओगे, 5, 6, 10, 8 लिख पाओगे आप, दो की मत होना। 2 लिख लिए तब भी अच्छी बात, 5 लिख लिए अच्छी बात, 10 लिख लिया और अच्छी बात। अगर जैसे 2 लिख पाए, मान लो आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने अच्छे से पढ़ा है। कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है, हम लोग कभी कभी अच्छे से पढ़ते हैं। आपने अच्छे से पढ़ा, आपने 17 के 17 अभी लग रहा है सर ने अच्छे से पढ़ा दिया, हमें सब याद हो गए, लेकिन आप जब लिखने बैठते हो तब आपको याद ही नहीं आते। आपने मुश्किल से 2 लिख लिए, दुखी मत होना कि हमने 2 ही लिख पाए, थोड़ा विचार करना, उस टाइम हट जाना वहां से, कॉपी बंद कर देना, आगे नेक्स्ट डे फिर उसी कॉपी को उठाना, उसी 2 पॉइंट के आगे, लेकिन देखना नहीं अभी वो 17 मत देखना, उसी के आगे 2 और सोच के देखना कि सर ने क्या बताया। अपने इस दिमाग पे जोर डाला करो, थोड़ा सा जोर डालो, तब इसे भी पता चलेगा हाँ ये बंदा ऐसा है, नालायक है, ये मानेगा नहीं, ये काम लेके ही मानेगा। तो इससे काम लेना सीखो। अभी तक क्या 8th क्लास तक आपने इसे आलसी बना दिया, इससे काम ही नहीं करते थे, नकल बस करी तो बस काम हो गया। अब आपको रटना नहीं है, रट्टा नहीं मानना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, अब आपको समझदार बनना है, समझ समझ के चीजों को पढ़ना है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। 8th क्लास में क्या होता था, 7th 6 में क्या होता था, कुछ क्वेश्चन होते थे उन्हें पढ़ते थे, बस वो पेपर में आ जाते थे, लिखाते थे। यहाँ टीचर क्या करता है, किताब के किसी भी लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको किताब का पूरा एक एक चैप्टर की एक एक लाइन अच्छे से आना चाहिए। नोट्स आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइन बाई लाइन करा रहे हैं, एनसीईआरटी की एक एक बुक पढ़ के
आपको नोट्स मिलने हैं, आपको समझाते हुए चलना है, आप बस नोट्स बनाते हुए चले, रोज रिवीजन करते हुए चले। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, इस बात की गारंटी लेना। प्रैक्टिकल ना हो करके देख लेना। इसके बाद अभी 10th क्लास की भी क्लासें चलने वाली है, आप ज्वाइन करेंगे, अच्छे से लिखते हुए चलेंगे, उससे भी गारंटी दे रहे हैं। 9th क्लास में प्रैक्टिकल करके देखो, जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ के देखो, कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो बताना। फिर ऐसी 10th पे करना ना, आप 100 में से 99 नंबर लेके आओ तो मेरी नाम बदल, बस इतना कह सकते हैं। अरे नालायक को खुद मेहनत नहीं करोगे, मेरा नाम फालतू में बदल दोगे हैं, तुम्हारे चक्कर में अपना नाम बदल दो। वैसे जैसे तैसे तो एक नाम मिला है, अच्छा खासा नाम मिला है, जिसमें कोई मात्रा नहीं है, सरल लिख लेता, हर बच्चा लिख लेता, लेकिन कुछ नहीं लिख पाते हैं, कुछ नाम को पतंगड़ बना देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।